हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना के में आपका आपबाउ का नियम, पाउली का नियम, हुंड का नियम और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं N+L का नियम। इन नियमों को पढ़ने के बाद इन नियमों की सहायता से हम लोग तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपबाउ का नियम क्या है और आपबाउ का नियम किसने दिया? तो आपबाउ, सबसे पहले आपबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ठीक है। आपबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। यह जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। इसका अर्थ क्या होता है? निर्माण करना या एक एक करके भरना, ठीक है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एक एक करके जोड़ना। तो ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या एक एक करके भरना या एक एक करके जोड़ना। अब आपबाउ का नियम सर्वप्रथम नील्स बोहर, ठीक है, सर्वप्रथम किसने? नील्स बोहर और वोल्फगैंग पाउली ने दिया था। वोल्फगैंग पाउली ने आप लोगों का आपबाउ का नियम दिया था। अब आपबाउ के नियम क्या है? आपबाउ का नियम है कि जब हम लोग तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश कर कम ऊर्जा वाले कक्षकों में प्रवेश करते हैं, फिर बाद में अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मैंने आपका कक्षक या उपकोष बोला, तो आपके देखिए कोष आपने पढ़े होंगे। कोष आपके 4 होते हैं, KL M N, KL M N, ये आपके क्या हैं? कोष हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा उपकोष। तो उपकोष भी आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? S, P, D और F। अब इन उपकोषों के जो ऊर्जा का बढ़ता क्रम होता है, वो इस प्रकार है। S की सबसे कम ऊर्जा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले S उपकोष में प्रवेश करता है। इसके बाद P के बाद D और D के बाद आपका F। तो ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, अब अगर आपबाउ नियम की टेबल की बात करें हम लोग, तो आपबाउ नियम की टेबल इस प्रकार है। अच्छा, इसमें आपबाउ के नियम में 3 नियमों को शामिल किया गया है, जो कि मैंने अभी नाम बताया आपके। वो जो 3 नियम है, वो पहला नियम है आपका पाउली, फिर हुंड और फिर N+L का नियम। ये तीनों नियम आपके तत्वों में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्याख्या करने के लिए है, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्याख्या करने के लिए है। तो अब चलते हैं, आपबाउ की टेबल देखते हैं और ऊर्जा का क्रम देखते हैं। तो ये है आपबाउ की टेबल। डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग N+L वैल्यू। तो इसमें देखिए N+L वैल्यू के क्रम में लिखा गया है, ये मतलब इंक्रीजिंग क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो देखिए ये क्रम आपको इस प्रकार, इस क्रम की एक ट्रिक भी है कि आप इस क्रम को बना भी सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर 7 लिखें, फिर यहाँ पर आपका 6 हो जाए, 6 4 2, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये S है आपका, इसको 7 को S दे दीजिए, S उपकोष दे दीजिए, और 6 को आप P उपकोष दे दीजिए, 4 को आप D उपकोष दे दीजिए और 2 को आप F उपकोष दे दीजिए। तो यहाँ पर इस 7 का सेंस ये है, मतलब कि 1 से लगा के 7 तक की गिनती आपको लिख लेना है और S लगाते जाना है। जैसे 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, ये आपका हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 6 काउंटिंग में 6 लिखना है। क्या करना है? काउंटिंग में 6 लिखना है। तो
अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 6 का, तो यहाँ से 1 ड्रॉप कर देंगे तो हमारी काउंटिंग 6 बचेगी। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका यहाँ पर 2p से ये शुरू होगा। 2p 3p 4p 5p 6p 7p, जो कि आपका ये पूरा दिया हुआ है यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पूरी काउंटिंग हम लोग 4 लिखेंगे, और 4 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से एक ड्रॉप करेंगे और नीचे से एक ड्रॉप कर देंगे। तो आपका 3D से शुरू होगा, 3D 4D 5D और आपका 6D। इसके बाद फिर से हम एक ऊपर से और एक नीचे से गैप कर देंगे, तो 2 बचेगा हमारा 4F और 5F। ठीक है, अब हम सब में इस तरीके से चलेंगे। ठीक, और जो रास्ते में आपके आएंगे उसको लिखते जाएंगे। जैसे इस तरह चल रहे हैं तो जो रास्ते में आएगा वो लिखते जाएंगे, तो एक ऑर्डर बन जाएगा, एक क्रम बन जाएगा, जो कि इस प्रकार है। ये इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा स्तरों का बढ़ता हुआ क्रम निम्न प्रकार है। जैसे पहले आपका सबसे पहले आएगा 1s, तो 1s, फिर इसके बाद 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, इस तरीके से आपको ये क्रम बन जाएगा पूरा। ठीक है, तो इस क्रम को आपको नोट कर लेना है। और इस क्रम का अगर आपको 1 से क्रमांक 1 से लगा के 30 तक है, उन तत्वों का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बनाना है, तो आप केवल और केवल 3D तक याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, 3D तक अगर आप याद रखेंगे तो काम आपका चल जाएगा। वैसे याद पूरा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ट्रिक आपको मैंने बताई दी है, आप इस तरीके से बार बार इसको निकाल सकते हैं। ठीक, आप वो नंबर याद रखेंगे, वो नंबर क्या है, वो आप बाहु का नंबर है। अगर उस नंबर को डायल करोगे ना, तो आप बाहु का नियम निकल के आएगा सीधा तुरंत। जैसे ही अपने मोबाइल नंबर में डायल करोगे ना, कौन सा 7642, तुरंत आप बाहु का नियम आपको बताएगा कि उपकोषों में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, इस नियम के कुछ अपवाद हैं, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के देखेंगे इस नियम में। तो इस नियम के अपवाद क्या हैं, जैसे आपका क्रोमिनियम अपवाद है, तांबा अपवाद है, चांदी अपवाद है और सोना भी अपवाद है। तो अब जैसे हमको मान के चलिए यहाँ पर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, अब हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि ये क्रम किस प्रकार से आपका लागू होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि ये जो आबाऊ का क्रम है, ऊर्जा के बढ़ता क्रम है, ये किस प्रकार लागू होगा। मान चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हमने सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है किसके, आबाऊ के नियम के अकॉर्डिंग उपकोषों के पदों में। किसके रूप में, उपकोष के रूप में, सब सेल के रूप में। उपकोष को हम लोग सब सेल भी कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहले आपका 1s है तो 1s। अच्छा, इसमें एक बात और जान लीजिए, बाद में आपको, जैसे s है, यहीं पर देख लीजिए क्रम में ही, जैसे s है तो s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और p में अधिकतम आप 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और d में अधिकतम आप 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और f में अधिकतम आप, यहाँ पर ये f में अधिकतम आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 14 या 14 इलेक्ट्रॉन आप अधिकतम भर सकते हैं। किसमें, आप f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। समझ गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन, इसके s की 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए इसके जो कक्षक होते हैं, उपकोषों के जो कक्षक होते हैं, वो एक होता है, एक कक्षक होता है, मतलब इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक डब्बा। और जो p के जो कक्षक होते हैं वो 3 होते हैं, मतलब कि 3 डब्बे होते हैं, ये ध्यान रखना है, 3 डब्बे होते हैं p के। इसी हिसाब से d के आपके 5 डब्बे होते हैं, मतलब 5 कक्षक होते हैं, जो आप जिनको मैं डब्बा कह रहा हूँ ये। ठीक है, तो वो आपके 5 होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 होते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो अब चलते हैं आगे, हम लोग तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है सोडियम का। तो पहले हमारा क्या है, सबसे पहला क्रम क्या है, सबसे कम ऊर्जा किसकी है, 1s की है, जो कि यहाँ पर टेबल में दिए था। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 1s, और यहाँ पर अधिकतम इसको कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर अभी कितनी है, 11 है, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम इसको दे देंगे। फिर इसके बाद 2 से ज़्यादा इसमें नहीं भरे जा सकते, इसलिए हमको दूसरे उपकोष में जाना पड़ेगा, जो कि है 2s, और इसको भी हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। इस हिसाब से हमने इन दोनों को 4 इलेक्ट्रॉन
दे दी है। फिर इसके बाद अभी हमारे पास और इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग जाएंगे 2p में, तो कॉमा 2p, और 2p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर 6 दे देंगे। अब अगर हम लोग 2p 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अब नीचे अगर स्क्रीन में ना दिख रहा हो तो मैं नीचे यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसके बाद आपका जो अगला क्रम आएगा वो 3s आता है, ठीक है। यहाँ पर 2p तक आ गया, फिर आता है 3s, क्योंकि अभी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा 3s, यहाँ पर 1 दे देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा। एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं, जैसे मान चलिए आपका कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, Cl। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है एटॉमिक नंबर 17, और हम लोग अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो पहले हम लोग 1s से ही शुरू करेंगे। तो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने, फिर इसके बाद 2s2, 2p6, ये हमारे कितने 10 इलेक्ट्रॉन भर गए। अभी 7 इलेक्ट्रॉन हमारे और बाकी है, इसीलिए हम लोग अगला उपकोष सिलेक्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। तो अब आपका 2p के बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या है 3s है, तो ये 3s2। अभी भी हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो 3p आपका आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ नीचे लिखूंगा अगर स्क्रीन के बाहर जा रहा हो तो ये 3p5 हो जाएगा। तो आपका ये हो गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग एक प्रकार और लिख सकते हैं। अब नीचे देखते हैं हम लोग, अगला जो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और है, जैसे कि अब यहाँ पर आपका पोटेशियम 19, अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो वही आपका क्रम रहेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, इसके बाद 4s1, ठीक है, 4s1। अब देखिए यहाँ पर 4s1 विन्यास इसका भी आपका पोटेशियम 19 का भी बन गया। आप इस तरीके से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। अब देखिए इनको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, जैसे अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये 6 मतलब 2 तो 4 तो 6 और ये 12 और 6 18, तो ये 18 है, और 18 ये किसका एटॉमिक नंबर होता है, ऑर्गन का, ठीक है। किसका होता है, ऑर्गन, जो कि एक नोबल गैस है, अक्री गैस जिसको हम लोग कहते हैं। तो सारे ये स्थायी होती हैं, ठीक है, ये सहसंयोजी बंध बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, तो ये नोबल गैस, तो नोबल गैस 18, और इसके बाद हम लोग 4s1 लिख सकते हैं, पोटेशियम का परमाणु वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। सोडियम का अगर लिखना है तो हमको नियॉन 10 लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर 10 जो आपका नियॉन 10 है वो आपका अक्री गैस नोबल गैस है, उस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, अभी पूरे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग कैल्शियम या स्कैंडियम अगर Sc21 का बनाए तो यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, देखिए अब ये 1s2 कहाँ से आया, मैंने आपको पहले बताया कि पहले इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, कम ऊर्जा मतलब 1s की सबसे कम है, फिर 2s की, फिर 2p की, ठीक है। तो इसके बाद आपका क्या आ जाएगा 3s2 और 3p आपका 6। अब यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग आ जाएगी, और वो चेंजिंग ये होगी कि 3d को हम लिखेंगे पहले, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 3d आपका, और 4s, यहाँ 4s2 और 3d1। तो देखिए अब यहाँ आपका क्या हो गया, यहाँ पर हमने क्या किया कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s को दिया, फिर बाद में 3d को दिया। क्यों दिया, इसकी नियम की व्याख्या, इसके ये जो समस्या उत्पन्न हुई, इस समस्या की व्याख्या हम लोग करेंगे n+l के नियम के अनुसार, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग n+l के नियम के अनुसार इसकी व्याख्या हम लोग करेंगे कि मैंने 3d को बाद में इलेक्ट्रॉन क्यों दिया, और पहले मैंने 3d ही लिखा, ठीक है, और 4s को पहले मैंने इलेक्ट्रॉन क्यों दिया, समझ गए कि नहीं। मैंने क्या किया, 4s को इलेक्ट्रॉन पहले दिया है 3d से, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि n+l के नियम के अनुसार हम इसकी व्याख्या करेंगे, इस समस्या का समाधान हम लोग करेंगे। तो इसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी हम लोग देखते हैं, जैसे क्रोमिनियम जो कि एक अपवाद है, तो क्रोमिनियम 24, इसका परमाणु क्रमांक 24 होता है,
और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d। यहाँ पर देखिए वैसे तो होना चाहिए क्या, अगर देखा जाए आपका 4s2 और यहाँ पर जो होता है 3d4 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है ये आपको मैं अभी बता देता हूँ। यहीं पर देखिए 4s, यहाँ पर 4s1 होगा और 3d5 हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए होना क्या चाहिए, आप बाउ के नियम के अकॉर्डिंग होना चाहिए 3d4 और 4s2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसको गलत माना जाता है, ये अपवाद है, ये आप बाउ के नियम का पालन नहीं करता है। इसकी व्याख्या हम लोग करेंगे हुंड के नियम से। किसके नियम से? हुंड के नियम से। देखिए हुंड का नियम क्या है उसके, तो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। चूंकि ये क्या करता है कि अधिक स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है, ये अधिक क्या होना चाहता है, स्थिर होना चाहता है। तो इसलिए ये क्या करता है कि ये अपनी इस तरीके से की प्रवृत्ति बनाता है कि या तो मेरे जो सेल है वो हाफ फिल हो जाए, मतलब कि आधे भर जाए, या फुल फिल हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, या तो हाफ फिल हो जाए या तो फुल फिल हो जाए, जिससे क्या हो जाएगा, ये अधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेगा, मतलब अधिक स्थायी हो जाएगा। समझ गए? इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो इसीलिए ये क्या करता है 3d5 बना लेता है, ताकि ये हाफ फेल हो गया, और 4s1 ये भी आपका हाफ फेल हो गया, जिससे क्या हो गया, इसने स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इसके लिए ये बाउ के नियम का पालन नहीं करता है, ये हुंड के नियम के अकॉर्डिंग ये ऐसा कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आपके हो गए। मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप अब बना सकते हैं। इसका अपवाद एक और है, जैसे CU है, मैंने अपवाद पहले ही बता दिया, इसलिए अपवाद है, ठीक है। ये भी अपवाद है, ये भी अपवाद है। अपवादों का जो अपवादों की जो व्याख्या है वो इसी के अकॉर्डिंग है। समझ गए आप मेरी बात को? अब चलते हैं हम लोग अगले नियम की ओर, जो कि है पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है। आप 1 से लगा के 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं इसमें, ठीक है। मैं फिर से आपको कहूँ तो बता दूं, ठीक, आप लोग वीडियो को बार बार रोक के देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सोडियम का मैंने आपको बताया, क्लोरीन का बताया, पोटेशियम का बताया, स्कैंडियम का बताया, इसके बाद आपका मैंने क्रोमिनियम एक अपवाद का भी बताया, ठीक है। तो ये आप लोगों के इतने मैंने बताया, इनके अकॉर्डिंग ही सारे बन जाएंगे। वो टेबल आपको याद रखनी है। मैंने कहा कि अगर 1 से 30 तक के तत्वों का जिनका परमाणु क्रमांक कितना है, 1 से लगा के 30 तक है, उनके लिए आप केवल 3D तक ही याद करेंगे तो आपका बन जाएगा, ठीक है। कौन सा क्रम आप याद रखेंगे? क्रम रहेगा आपका 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। जब आप 21 से चलेंगे तो 3d को पहले रखेंगे और 4s को बाद में रखेंगे। इसका रीज़न ये है कि इनके ऊर्जाओं में अंतर बहुत कम होता है, ठीक है। इनकी जो ऊर्जा है वो बहुत कम अंतर होता है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले नियम की ओर, जो कि है आपका पाउली का अपवर्जन नियम। अब देखिए आपबाउ के नियम में 3 नियमों को शामिल किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आपबाउ के नियम में 3 नियमों को शामिल किया गया है। कौन कौन से? एक पाउली का नियम है, हुंड का नियम, N+L का नियम। तो पाउली का नियम क्या है? पाउली का नियम, देखिए पाउली का अपवर्जन नियम क्या होता है। देखिए पाउली ने चारों क्वांटम संख्याएं, अब क्वांटम संख्या का एक अलग वीडियो बनेगा, क्वांटम संख्या के बारे में ज़्यादा यहाँ पर बता नहीं सकते, नहीं तो इसी में पूरी केमिस्ट्री खत्म करनी पड़ेगी, परमाणु संरचना। तो चारों क्वांटम संख्या 4 होती हैं, N L M S। इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंजुम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या, ये सैम्बल है मुख्य क्वांटम। पाउली ने नियम दिया था कि किन्हीं चारों क्वांटम, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए आप, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए ये चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान
नहीं हो सकते हैं। देखिए पाउली के इस सिद्धांत के अनुसार किसी कक्षक में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान बराबर नहीं हो सकता है। उन दो इलेक्ट्रॉनों की केवल शुरुआत के 3 मान। अब देखिए यहाँ पर एक फैक्ट है, मैं आपको अपने हिसाब से बताता हूँ, ये तो वीडियो कि यहाँ पर फैक्ट ये है कि अगर मान चलिए कंडीशन ये बनी कि किसी ऐसी कंडीशन बनी कि एन एल एम का मान अगर समान भी है, मतलब बराबर है, क्या है, बराबर है दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, आपका एन का मान और एल का मान और एम का मान बराबर है, तो आपका एस का मान ऐसी बनी कि एन एल और एम का मान अगर किसी कंडीशन वश बराबर भी है दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, तो आपका एस का मान कभी बराबर नहीं होगा, इसका मान समान नहीं हो सकता है। तो ये पाउली ने नियम दिया था, पाउली का अपवर्जन नियम, कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं की व्याख्या करने के लिए पाउली ने एक नियम दिया, और उन्होंने कहा, इस नियम के अनुसार उन्होंने कहा कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की किसी भी कक्षक में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये था पाउली का अपवर्जन नियम। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से। जैसे मान चलिए कि एग्जाम्पल आपका लेते हैं हीलियम। एग्जाम्पल क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं आप लोग हीलियम He, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 2, परमाणु भार 4। तो अगर हम लोग बात करें तो 1s2, ठीक है। अब 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालेंगे। देखिए मान, क्वांटम संख्याओं के मान किस तरीके से निकाले जाते हैं ये आप यहाँ पर समझ लीजिए। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होती है, वो n की वैल्यू क्या है, पाउली का अपवर्जन नियम समझेंगे। एग्जाम्पल में लेते हैं हम, जैसे हीलियम He, परमाणु क्रमांक किसका 2 होता है, और 1s2। देखिए 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, हम लोग मान निकालेंगे क्रमशः। n का मान, मुख्य क्वांटम संख्या का मान निकालेंगे, चारों क्वांटम संख्या के मान निकालेंगे। तो देखिए क्वांटम संख्याओं के मान किस तरीके से निकाले जाते हैं, पहले तो हम लोग वो जान लेते हैं। जैसे अब मान चलिए यहाँ पर n की वैल्यू निकालना है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए जैसे हमारे उपकोष क्या होते हैं, 4 उपकोष होते हैं। कौन कौन से, s, p, d और f। तो जो s उपकोष होगा, p उपकोष होगा, d उपकोष होगा, f उपकोष होगा, इनके आगे जो संख्यात्मक मान लिखा रहेगा, जो भी 1 2 3 4 5 जो भी संख्यात्मक मान इनके आगे लिखा रहेगा, जो भी संख्यात्मक मान क्या रहेगा इनके आगे लिखा रहेगा, वही क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या की वैल्यू हो जाएगी। आप लोग समझ गए। तो उस हिसाब से जो 1s2 के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका 1 ही हो जाएगी। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी 1 हो जाएगी और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी 1 हो जाएगी, क्योंकि भाई दोनों इलेक्ट्रॉन 1s में ही हैं, ठीक है, इसलिए। अब अगर हम लोग बात करें एंजुम्यूथल क्वांटम नंबर l के लिए, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं l के मान। अब देखिए l के मान हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, अभी इसको डायरेक्ट याद करेंगे तो शॉर्टकट में जो मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट। देखिए यहाँ पर s के लिए जो l का मान है वो s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। तो यहाँ पर क्या है, s है ना, s सबसेल है, f उपकोष है, तो s के लिए क्या हो जाएगा, l का मान यहाँ पर 0, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी s ही में जा रहा है, तो l का मान क्या हो जाएगा 0। अब बात करते हैं हम लोग m के मान की। तो देखिए जो s है, s में कितने कक्षक होते हैं, 1 होता है, और इस कक्षक को हम 0 अंक देते हैं, ठीक है। और इसी में आप दोनों इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज भर देते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में भरते हैं। तो उस हिसाब से m का मान हम लोग रखते हैं जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा तो s 0 में ही जाएगा, तो यहाँ पर आप 0 लिख देंगे। या तो हम इसके मान इस तरीके से निकाल लेते हैं, -l से +l तक इसके मान होते हैं शून्य सहित, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो -l से +l तक तो वो आप निकाल सकते हैं, 0 है तो इसका मान भी 0 आ जाएगा, और
यहाँ पर भी m की वैल्यू दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0 आ जाएगी। ठीक है, हम पाउली का अपवर्जन नियम है समझ रहे हैं, मैं फिर से आपको बता दूं। और पाउली का अपवर्जन नियम क्या है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले और उनकी चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर मान चलिए आपके स्टार्टिंग के 3 क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान अगर समान भी हैं तो s का मान कभी समान नहीं होगा। तो जो s का मान है, स्पिन क्वांटम संख्या का मान है, वो आपको दर्शाता है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन या दिशा आप कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन की जो घूमने की दिशा है, स्पिन करने का डायरेक्शन है, वो किस डायरेक्शन में है। तो देखिए मैं इसको कहता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन का मुंह, ये इलेक्ट्रॉन का मुंह है जिसको हम लोग थूथन कहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का थूथन आपका मुंह कहाँ है, ऊपर की ओर है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मुंह ऊपर की ओर है, पहला इलेक्ट्रॉन यही माना जाएगा आपका, ये वाला, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये माना जाएगा आपका। तो पहला इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे एस का मान, तो मुंह कहाँ है, ऊपर की ओर। तो उसके लिए जब मुंह ऊपर की ओर हो तो प्लस का हाफ हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा, घूमने की दिशा क्लॉकवाइज है तो प्लस का हाफ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे अब इलेक्ट्रॉन का मुंह, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसका मुंह कहाँ है, नीचे की ओर है, तो एस का मान आपका माइनस का हाफ हो जाएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन की अगर हमने चारों क्वांटम संख्याएं निकाली तो बराबर नहीं आई। देखिए ये 3 क्वांटम संख्या तो बराबर आई है, लेकिन चौथी क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर बराबर नहीं है। तो ये था पाउली का अपवर्जन नियम, एग्जाम्पल से आपको मैंने बता दिया, आप बिल्कुल रट सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग हुंड के नियम के अकॉर्डिंग। हुंड ने नियम क्यों दिया और क्या उसकी उपयोगिता है, चलते हैं हम लोग अगले नियम की ओर। आपके सामने हुंड, देखिए सबसे पहले कुंड में बैठ के हुंड ने नियम दिया था। कुंड आप लोग जानते हैं, वो हवन करने वाला कुंड है, वो गाना नहीं था, हवन करेंगे हवन करेंगे, तो वही आपका है यहाँ पर। ये हवन, जो हवन करने वाला कुंड है, उसी में हुंड ने नियम दिया था। ठीक है, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, देखिए ये नियम क्या कहता है और क्यों दिया गया था। सबसे पहले जो हमने वहाँ पर अभी एस में डब्बा बनाया था ना, और 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए थे, तो यह अपने मन का काम नहीं किया था, इसके लिए भी भैया नियम है। ठीक है, और क्या नियम है उसके लिए अब बात करते हैं हम लोग। तो हुंड ने अधिकतम बहुलता का नियम दिया था, और इस नियम के अनुसार किसी भी कक्षक में, मतलब किसी भी उपकोष, जो आपके उपकोष होते हैं, उपकोषों की जो कक्षाएं होती हैं, उपकोष की जो कक्षा होती हैं, ऑर्बिटल कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है, या आप कह सकते हो युग्मन, जिसको हम लोग कहेंगे युग्मन मतलब जोड़ा बनना। ठीक है, जोड़ा मतलब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन कब भरे जाएंगे, इसके लिए व्याख्या करने के लिए हुंड ने नियम दिया था। कि जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि एस कक्षक है आपका, कौन सा कक्षक है, एस है, उसके लिए एक, मतलब एस उपकोष के लिए एक कक्षक होता है, पी उपकोष के लिए क्या होता है, 3 कक्षक होते हैं, और डी के लिए 5 कक्षक, आपके डी उपकोष के लिए 5 कक्षक होते हैं। तो यही आप लोग का, ये इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, युग्मन मतलब जोड़ा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, युग्मन मतलब जोड़ा, युग्मन कब होगा इलेक्ट्रॉनों का, इसकी व्याख्या करने के लिए हुंड ने एक नियम दिया। और इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक कि हम प्रत्येक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दें। क्या कर दें, जब तक कि प्रत्येक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दें। ठीक है, जैसे मान के चलो कि आपको 10 लोग हैं, ठीक है, ये प्राणी है, और ये प्राणी के पास गुलाब जामुन है, और गुलाब जामुन बांटना है इसको। ठीक है, तो ये पहले जिन जिन प्राणियों को ये गुलाब जामुन बांटेगा, तो पहले क्या करेगा, सबको पहले एक एक गुलाब जामुन देगा, एक साथ 2 नहीं देगा। ठीक है, एक क्या करेगा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दे, मतलब एक एक गुलाब जामुन सबको दे देगा। फिर इसके बाद अगर इसके पास गुलाब जामुन बचते हैं, तब ये क्या करेगा, रिपीट करना शुरू करेगा, लो भैया अभी और बचे हैं और खा लीजिए। ठीक है, तो वही आप हुंड ने कहा था कि पहले सबका, जैसे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो मैक्सिमम पी में, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। फिर इसके बाद अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो युग्मन प्रारंभ करेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर देंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए इन्होंने कुछ फैक्ट बताए थे, जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। उन्होंने पहला फैक्ट ये बताया था कि जो एस सब सेल होता है, जो एस उपकोष होती है,
उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन मतलब पेयर बनना इलेक्ट्रॉनों का शुरू होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन से। किससे? दूसरे इलेक्ट्रॉन से। और जो पी में शुरू होता है वो चौथे इलेक्ट्रॉन से शुरू होता है। जो डी में शुरू होता है पेयर बनना वो आपका छठे इलेक्ट्रॉन से शुरू होता है। और एफ में जो पेयर बनना शुरू होता है वो आठवें इलेक्ट्रॉन से पेयर बनना शुरू होता है। ठीक है, तो ये था हुंड का नियम। अब देखिए हुंड का नियम, मैंने अभी आपको अबाव के नियम में बात की कि मैं हुंड के नियम के अकॉर्डिंग वो हाफ फिल और फुल फिल कक्षा की बात करूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि हुंड के नियम के अकॉर्डिंग हम लोग कक्षकों के स्थायित्व की व्याख्या कर सकते हैं। स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी बता सकते हैं उनकी। तो हुंड ने ये पॉइंट कहा था कि अगर कक्षक हाफ फिल है मतलब आधी भरी हुई है तो वो अधिक स्थायी है, अगर फुल फिल है तो वो अधिक स्थायी है। ठीक है, अगर मान लो फुल फिल है तो तब तो हाफ से भी ज़्यादा स्थायी है। समझ गए कि नहीं इस बात को? अब हाफ फिल फुल फिल का मतलब ये है कि जैसे 1s1 है ये कच ऑर्बिट, तो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हाफ फिल हो गया। अगर मान चलिए 1s2 तो ये फुल फिल हो गया। तो आपकी ये दोनों कक्षकें क्या है? स्थायी तो है, मतलब स्थायी वाली हैं, अधिक स्थायी वाली। उसमें से भी आपका 1s2 ज़्यादा स्थायी वाली कक्षक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो हुंड का नियम आप लोग समझ गए होंगे कि कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक शुरू नहीं होता जब तक कि प्रत्येक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दिया जाए। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल से समझें तो जैसे P है और P में हमको यहाँ पर क्या है 3p आपका क्या है 5 है। ठीक है, तो 3p5। अब 3p5 में क्या करना है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने हैं। जैसे कि यहाँ पर हम P के लिए 3 कक्षक बना लेंगे, ये बन गए। तो पहले हम लोग प्रत्येक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये लीजिए भर दीजिए। ठीक है, ये लिए हम लोग भर दिए। अब हमने 3 इलेक्ट्रॉनों को भर दिया, लेकिन हमें 2 इलेक्ट्रॉन और भरना है। तब जब पहला इलेक्ट्रॉन ये है हमारा, दूसरा ये है और तीसरा ये है। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ पर आएगा और उसका वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब नीचे की ओर मूव होगा जो चौथा इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद 5वां इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा, उसका भी एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा। इस प्रकार है। ठीक है, अब ये हुंड का नियम था। सब सेल, ठीक है, उपकोष जिसको हम लोग कहेंगे उपकोष। तो n+l के नियम के अकॉर्डिंग n+l के नियम के अकॉर्डिंग हम लोग ये बता सकते हैं कि जो आगे आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस उपकोष में पहले प्रवेश करेगा। यहाँ पर n का सेंस है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, और l का मतलब है द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो अब n+l के नियम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? हम ये बता सकते हैं कि यह नियम भी इलेक्ट्रॉनों के भरने के बारे में बताता है। और ये नियम क्या कहता है? इसमें 2 पॉइंट दिए गए थे। ठीक है, देखिए इसमें 2 पॉइंट दिए गए थे। पहला पॉइंट आपका ये है कि इलेक्ट्रॉन, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, नया आने वाला इलेक्ट्रॉन, वो उस उपकोष में प्रवेश करेगा, उस सब सेल में जाएगा जिसके लिए n+l का मान, जिसके लिए क्या n+l का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा। ठीक है, या कम होगा, आप कह सकते हो। क्या होगा? n+l का मान कम होगा या न्यूनतम आप कह सकते हो। यहाँ पर ये है जिसके लिए n+l का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा। उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। समझ गए? ये आपको ध्यान रखनी है बात। अगर मान के चलिए जिसके लिए n+l का मान कम होगा, ये आप इसको याद रखेंगे। अब मान चलिए कि अगर n+l में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए n+l के 2 उपकोषों के लिए n+l का मान बराबर आ गया। ठीक है, कोई भी आपके ऐसे 2 उपकोष होंगे जिनके लिए n+l का मान क्या आ गया? समान आ गया, बराबर आ गया। तो उसके लिए उन्होंने दूसरा पॉइंट दिया था कि उस कंडीशन में जिसके लिए n की वैल्यू, खाली n की वैल्यू क्या होगी? न्यूनतम होगी या कम होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा। तो चलिए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं कि n+l के नियम की व्याख्या करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान चलिए
उसके जो मैंने आपको बताया था कि जो स्कैंडियम है, ठीक है, 3d और 4s, ठीक है, 4s में इलेक्ट्रॉन पहले क्यों जाता है, अब यहाँ पर उसकी व्याख्या हम लोग कर लेंगे। देखिए पहला एग्जांपल हम 3d और 4s का ही लेते हैं। अगर हम लोग 4s, एक सेकेंड, अगर हम लोग 4s की बात करें, 4s के लिए हम लोग n+l का मान निकालें और 3d के लिए n+l का मान निकालें। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, 4s के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल आप लेंगे, कौन सा एग्जाम्पल, आप 3d और 4s का लेना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 4s के लिए और यहाँ पर आप 3d के लिए निकालेंगे। तो 4s के लिए n+l का मान, जैसे यहाँ पर हमको क्या करना है, ये n+l की वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी, इस क्रम से लिखा जाएगा ये। तो अब अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू हो जाएगी आपका 4 और l की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब s है तो s के लिए 0 और यहाँ पर d के लिए l की वैल्यू मैंने आपको बताया है पहले भी, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है और p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। तो अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो 3d के लिए क्या हो जाएगी, l की वैल्यू, द्विघांसी क्वांटम संख्या की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब इसके लिए अगर हम लोग क्या निकालें, l+l का मान, और इसके लिए l+l का मान निकालें, तो जोड़ देंगे उठा के, यहाँ पर कितना आएगा आपका, 4 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा आपका, 5 आएगा, आएगा 5 कि नहीं। तो किसके लिए कम है, 4s के लिए n+l का मान कम है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं और 3d में बाद में। समझ गए आप लोग, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और 3d में बाद में प्रवेश करता है। समझ गए कि नहीं आप लोग, ये n+l के नियम के अकॉर्डिंग है। अब एक एग्जाम्पल हम लोग ऐसे लेंगे जिसके लिए ये दोनों मान क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, कि जिसके लिए n+l का मान क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो किसके लिए n+l का मान बराबर होगा, जैसे कि 3d और 4p, इसके लिए निकालेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग देखें इसमें क्या होता है, कौन से उपकोष में इलेक्ट्रॉन, इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब 4p में इलेक्ट्रॉन बाद में जाता है और 3d में पहले जाता है। क्यों जाता है, अब देखिए यहाँ पर प्रूव करते हैं हम लोग। अगर 3d के लिए देखें, यहाँ पर 3d के लिए n+l का मान और 4p के लिए n+l का मान बराबर आएगा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, n का मान कितना है, 3 है, l का मान कितना है, 2 है, तो n+l का मान कितना आएगा हमारा, 3 + 2 = 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 और +1, ये भी आपका 5 आ जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 4 और l की वैल्यू हो जाएगी आपका 1। तो देखिए दोनों मान आपके बराबर आए, ठीक है, आपका 3d और 3d और 4p के लिए n+l का मान क्या आया, बराबर आया। तो अगर इस कंडीशन में क्या करते हैं, जिसके लिए n मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होता है, कम होता है, इलेक्ट्रॉन हम उसमें पहले प्रवेश करा देते हैं। तो समझ गए आप लोग, ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इन सभी नियमों के आधार पर तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, ठीक है। तो पहले तत्वों के तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं आपको बनाना बता चुका हूँ, और 2-3 के आपको बता देता हूँ, आप लोग उनके भी देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना आपको बता देता हूँ। तो अब ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, तो चलते हैं इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम क्या करेंगे, पहले आप बाउ और n+l के नियम के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो जो हमारी चैन है n+l के नियम के अकॉर्डिंग या आप बाउ के नियम के अकॉर्डिंग क्या है, 1s, फिर आपका क्या है 2s, फिर आपका क्या है 2p, फिर आपका क्या है 3s, फिर आपका क्या है 3p, ठीक है, फिर इसके नीचे 4s और 3d। समझ गए, तो ये है आपका, ये आपका 1 से 30 तक का है, ठीक है, इतना पहले आप सीखें, फिर इसके बाद आगे सीख जाएंगे आप लोग।
तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे आपका Fe आयरन होता है 26, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए हम लोग तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर आयनों के भी आप बनाते चलेंगे, ठीक है, आयनों के भी मैं आपको सिखाऊंगा, आयनों के भी लिख लीजिए चलिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो Fe का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे 1s, तो 1s टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं 26 है, तो 1s 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे सकते हैं मैक्सिमम। मैंने पहले बताया है कि s को कितने इलेक्ट्रॉन देंगे 2, p को कितने देंगे 6 और d को कितने देंगे 10 मतलब 10 और f को कितने देंगे 14। तो इस तरीके से आपका 1s 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। फिर हमारा क्या आया 2s, तो 2s को भी हम लोग क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 4 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। फिर इसके बाद हमारा आया 2p, तो यहाँ पर हमने 2p को भी 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इस हिसाब से हमने 2 2 और 6 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचे 16 इलेक्ट्रॉन बचे। फिर इसके बाद हमारा क्या आएगा 3s आएगा, तो 3s इसको भी हम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। फिर हमारा क्या आएगा 3p आएगा, तो 3p में भी हमने 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो ये हमारा कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। फिर इसके बाद हमारा देखिए मैंने कहा कि जब भी आपका 21 से 30 तक चले तो आपको क्या करना है 4 मतलब 3d को पहले लिखना है और 4s को बाद में, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपको 4s में ही भरना है पहले, ठीक है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि इनके दोनों के बीच का जो ऊर्जा का अंतर है वो कम है। मतलब जब संबंध किसी से बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन भाग लेगा तो इलेक्ट्रॉन 4s के निकलने के साथ साथ 3d से भी निकल जाएगा, क्योंकि इनकी ऊर्जाओं में अंतर बहुत कम है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, उस हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भर दिए गए। फिर इसके बाद यहाँ पर 6 ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके, ठीक है। तो अब आपका कितना हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो गया ये, ठीक है। तो गिन लेते हैं एक बार, ये 10 और 6 16, 2 18, 2 20 और 6 26। तो ये हो गया आपका Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26 का, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद अब मान के चलिए कि इसी का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी को आयन के रूप में बदल देता है, जैसे कहता है कि Fe ट्रिपल प्लस के लिए वो Fe डबल प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। तो देखिए जब जितने प्लस का कहे उतने इलेक्ट्रॉनों को माइनस कर देते हैं। आपका किसी भी आयन में प्लस का चिन्ह तभी आता है जब वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है दान कर देता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज तभी आएगा जब वो अपने ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा लॉस कर देगा, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देगा, तभी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब जितना पॉजिटिव चार्ज आता है उतने ही इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 पॉजिटिव लगा है तो अपने बाह्य कोश से, अब बाह्य कोश मानी जाएगी आपकी यहाँ पर 4s, तो ये क्या करेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आपका ज्यों का त्यों 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 3d 6 और इसके बाद 4s0, क्योंकि यहाँ पर डबल प्लस का था तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिए, समझ गए। अब मान के चलिए अगर इसका ट्रिपल प्लस होता, आयरन ट्रिपल प्लस ये आयन का होता, तो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालते और हमको 1 इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ 3d से भी निकालना होता। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर ये सेम होता, चेंज क्या होता 3d यहाँ पर 5 हो जाता, ठीक है। अब इनसे हम लोग इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए मैं अलग से वीडियो एक बनाऊंगा, उसमें नेचर भी मैग्नेटिक नेचर प्रतिचुंबकी अनुचुंबकी और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के निकालने के लिए जल्दी ही वीडियोस की मैं बनाऊंगा। मैं यहाँ पर भी बता सकता हूँ लेकिन नहीं, मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर अभी नहीं बताऊँगा, ठीक है। मुझे भी तो लाभ चाहिए भैया। तो अब देखिए 3d 5 ये हो गया, ये आपका 4s 0 ही रहेगा। तो ये आपका जो आयरन Fe था उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये Fe डबल प्लस का है और Fe ट्रिपल प्लस का है। देखिए जब Fe डबल प्लस का होता है तो उसकी संयोजकता 2 होती है वैलेंसी, और जब 3 ट्रिपल प्लस तो उसकी संयोजकता 3 होती है, ठीक है।
तो ऑक्सीडेशन नंबर का भी जल्दी वीडियो बनेगा आपका। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या निकालना और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एजेंट बताना, ये सब का वीडियो आपको मैं अभी बनाऊंगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं इसका। ये थोड़ा जो बहुत ज़्यादा किचर पिचर हो गया है, साफ कर देते हैं, फिर चलते हैं। समझ गए आप लोग? तो अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, किसी का भी चीज़ का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, कोई भी आयन डायरेक्ट ले लीजिए। तो अगला एक एग्जाम्पल लेके हम लोग फिर से समझते हैं इसको, इसी चीज़ को, और कंफर्म करते हैं ये। ठीक है, तो जैसे कि हम लेते हैं क्रोमिनियम 24। इसका मैं ऊपर भी आपको एग्जाम्पल बता चुका हूँ, लेकिन अब इसका आयनों के फॉर्म में भी मैं बताऊंगा। तो जैसे अब क्वेश्चन आपका आएगा कि क्रोमोनियम प्लस प्लस के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालिए। ठीक है, तो आप उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका Cr24 का बनाना पड़ेगा 1s2, जो कि यह अबाव के नियम का अपवाद है। 1s2 2s2, जैसा कि मैंने इसमें बताया सीरीज में कि पहले क्या है 1s है, तो इसीलिए 1s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे पहले। ठीक है, और कितने भरे जाएंगे s में? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद सीरीज में क्या है आपका 2s है, इसीलिए 2s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं ये। इसके बाद इसके बाद आपका क्या है 2p है, तो 2p में आपके कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसके बाद आपका 3p आएगा, तो 3p में फिर इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। इस हिसाब से हमने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? यहाँ पर 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर हमारा क्या आएगा 3p आएगा, तो 3p में हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे? 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी भर देंगे। ठीक है, उस हिसाब से हमने क्या किया, आपके 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब हमारा आएगा 3d और 4s। मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, मैं फिर से बता दूं कि आप 21 से 30 तक के तत्वों का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो आप 3d को पहले लिखेंगे। देखिए नियम कहता है कि 4s को पहले लिखो और 3d को बाद में, लेकिन आप क्या करेंगे 3d को आप बाद में लिखेंगे, मतलब 3d को पहले लिखेंगे और 4s को बाद में लिखेंगे। ये ध्यान रखना है, नियम आपका ये है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो 3d और 4s, तो पहले इलेक्ट्रॉन किसको देंगे? 4s को देंगे। किसको इलेक्ट्रॉन देंगे? 4s को इलेक्ट्रॉन देंगे, जो कि आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर मैंने बताया था 1 और ये 2, सॉरी 2 नहीं, 4s को आप 1 इलेक्ट्रॉन दोगे और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 5। ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अधिक स्थायी होने के लिए, क्योंकि ये आपका हाफ फिल हो गया, मतलब आधा भर गया ऑर्बिटल, और ये भी आधा भर गया, तो ये अधिक स्थायी, स्टेबिलिटी इसकी क्या हो गई? अधिक हो गई। इसलिए ऐसा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक्स्ट्रा ट्रांसफर कर दिया गया है, ताकि ये क्या हो जाए? हाफ फिल हो जाए। ठीक है, ये हुंड के नियम के अकॉर्डिंग हुआ है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर Cr ट्रिपल प्लस का बनाया यहाँ पर, या डबल प्लस का बनाया, या Cr ट्रिपल प्लस का अगर आप बनाओगे तो क्या बनेगा? देखिए हमने Cr24 का तो बना लिया, सेम आएंगे हम लोग कहाँ तक? सेम पूरा जो कहते हो, और चेंजिंग कहाँ से होगी? 3d और 4s। देखिए यहाँ पर कितने हैं? +3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? गैप करेगा, तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 21 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन ये जाएगा कहाँ से? 4s से। देखिए आप ऐसे मत माइनस करिए कि 4 माइनस वो 24 माइनस 3 और ये 21, इस तरीके से अगर बनाएंगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़्यादातर चांसेस रहेंगे कि गलत बन जाएगा। ये ध्यान रखना है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही बनाइए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सही। ठीक, जब आपके कंफर्म हो जाएगा तो टाइम भी नहीं लगेगा। तो 3d, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका 4s से जाएगा, तो यहाँ पर 4s 0, और 2 इलेक्ट्रॉन आपको और जाना है तो 3d से जाएंगे, इसलिए 3d 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका
क्रोमोनियम ट्रिपल प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनके आयनों के भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बता दिया। एक हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे माइनस वाला। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन मतलब प्लस वाले में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर देता है, लेकिन जो माइनस वाला होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इसीलिए उस पर माइनस का चार्ज आ जाता है। तो जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लें Cl20, वो Cl17, इसका परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p5। ये कैसे बनाया मैंने मैंने वही चैन से आपका बनाया कि पहले 1s है तो 1s को इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर 2s है तो 2s को देंगे, फिर 3s वो 2p है तो 2p को दे देंगे, फिर 3s है और फिर 3p5 हो जाएगा ये। अब अगर यहाँ पर Cl माइनस का बनाए, ठीक है, Cl माइनस का बनाए तो सेम आपका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2, और यहाँ से क्या होगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3p6, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया वो हो गया इसके पास वाले नोबल गैस की तरह, जो कि आपका है आर्गन 18 का। ठीक है, और ये क्या हो गई, स्थायी हो गई, क्योंकि ये 3p6 क्या हो गया, फुलफिल हो गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये थे आप लोगों के ऋण आयनों, धन आयनों और तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपको क्वांटम संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना और इसके बाद अनुचुंबकी प्रतिचुंबकी निकालना सीखना है तो अगले वीडियो का आप इंतजार करें, जल्द ही आपका अगला वीडियो आएगा। तो आज आप लोगों ने क्या सीखा है, आप लोगों ने आपबाउ का नियम सीखा है, और उस नियम की जो आपको एक उपकोषों का ऊर्जा का बढ़ता क्रम है वो आपने पढ़ा। आपबाउ का नियम आपको पता है क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का जो भरना है या इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा के उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है, पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष में, फिर बाद में अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में। फिर आपने सीखा पाउली का अपवर्जन नियम, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या क्या होती है, चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती हैं, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपने क्या सीखा, हुंड का नियम। देखिए हुंड का नियम क्या था, मैंने आपको बताया, हुंड नामक वैज्ञानिक ने कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण, ठीक है, मतलब कोई भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार वितरित किए जाएं, किस प्रकार रखे जाएं, किस व्यवस्था में रखे जाएं, उसकी व्याख्या करने के लिए जो आपका हवन करने वाला कुंड नहीं होता, उसमें बैठ के हुंड ने नियम दिया था। और उन्होंने कहा था कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं हो सकता जब तक कि प्रत्येक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दिया जाए। वो कहानी याद रखिएगा, एक प्राणी है जिसको गुलाब जामुन बांटना है, तो पहले वो क्या करेगा, पहले सबको एक एक गुलाब जामुन देगा, ठीक है, बाद में वो जब उसके पास बचेंगे तभी वो क्या करेगा, रिपीट करना शुरू करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपने n+l का नियम पढ़ा। n+l का नियम क्या है आपका, कि आने वाला इलेक्ट्रॉन, नया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आने वाला नया इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले प्रवेश करेगा जिसके लिए n+l का मान क्या होगा, कम होगा। अगर दो, मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेना है, आपके किताब में एक्सरसाइज में दिए होंगे, तो आयनों के और ढेर सारे आयनों के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के अपने आप को चेक कर लेना है। ये इम्पोर्टेंट नियम है, हमेशा आपके काम आएंगे, ये हमेशा काम आएंगे, इसलिए ये टॉपिक आपको बताए गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन में एक ठो दबा के घूंसा मारिएगा ताकि दब जाए वो, और इसके बाद जो आपका मन है वो करिएगा। ठीक।